नमस्कार, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि राजनीतिक हरास के जो चर्चा कड़ी दर कड़ी चल रहा है, उसमें बहुत लोगों ने इसे देखा और कई लोगों ने इस पर कमेंट करके इसको सराहने का भी काम किया है, जिससे हमें हमारे टीम को और आगे करने का हौसला मिलता है। और मैं आप सभी लोगों से बार बार आग्रह भी करता रहा हूं कि जो भी इस तरह के वीडियो हैं, भले थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर छोटा वीडियो होगा तो मुद्दे पता नहीं चलेगा। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप इसे शुरू से अंत तक देखें और देख करके इस पर आपको जो समझ में आता है उसके बारे में लिखें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राजनीतिक हरास के जो कारण हैं, परिणाम हैं, उन सब बातों की जानकारी आम लोगों को मिल सके। आज हम फिर एक बार राजनीतिक हरास के परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी, और अक्षय कुमार जी का हम अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को भी इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हम अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, हम लोग लगभग 8 कड़ी में राजनीतिक हरास के कारण, उसके परिणाम आदि पर चर्चा किए। हम लोगों ने पूर्व के नेताओं के पूर्व के जनप्रतिनिधियों के बारे में, आज वर्तमान के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ जो घटनाएं घटती है या आम लोगों के साथ जो हो रहे हैं, उस पर हमने चर्चा किया। राजनीतिक हरास का एक परिणाम है कि हिंसा होना, और हिंसा जो है वो बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी हो सकते हैं, इक्का दुक्का लोग भी। तो अभी 2-3 दिन की एक घटना है महाराष्ट्र में, नागपुर में एक घटना घटी है, दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा हुआ है। उसी तरह से बिहार में कई जगह पुलिस महकमे पर हमला किया गया आम लोगों के द्वारा। मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। अभी राजनीतिक गलियारे में बिहार राज्य स्तर पर जो बड़े पद हैं, जैसे में मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री होकर के भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान देना उनका दायित्व भी बनता है, और उसके बाद भी अगर राष्ट्रीय गान का अपमान हो तो ये तो बहुत ही दुखद है। सर, आए दिन राजनीतिक हरास के परिणाम के तौर पर कई ऐसे चीज़ हमारे दिनचर्या में देखने को मिल जाती है। तो सामाजिक विषमता जो बढ़ी है राजनीतिक हरास के वजह से, हत्याएं बढ़ी हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़े हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये हम लोग जिस तरह से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी जो चिंता है, उस चिंता के अनुरूप ही आप सवाल भी हमसे करते हैं, जानना भी चाहते हैं कि संसदीय जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो सोच समझ अवधारणा के तहत, उसमें राजनीतिक हरास के कारण और उसके परिणाम, और इसी कड़ी में आप देखते हैं कि हम लोग उसके निदान की भी चर्चा करते हैं कि यह जो स्थिति है इससे कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे उबर सकते हैं, क्या उबरेंगे कि नहीं उबरेंगे। इसी ये को के नज़रिए से ये 3 जो कारण हैं उसके परिणाम हैं, और इस परिणाम से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो 3 पहलू राजनीति के, संसदीय राजनीति के,
हम लोगों के सामने जो उभरा है यह दायित्व, उसको जब हम देखते हैं, हमारे जैसे आदमी जब देखते हैं, तब लगता है कि जब आप सवाल भी कर रहे थे तब हम सोच रहे थे कि आप एक ही साथ जैसे व्यक्तियों की हत्या होना, सांप्रदायिक दंगे होना, जातीय उन्माद या जातीय नेतागिरी के सवाल सामाजिक न्याय की आड़ में, और तब फिर यह स्थिति कैसे बनी हुई है। आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता हमारे जैसे आदमी को चिंता है कि जो लोकतंत्र की राजनीति में ह्रास की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं उसके राजनीतिक कारण हैं, और वह राजनीतिक कारण मौलिक तौर पर जो लोकतांत्रिक अवधारणा है, जो सोच समझ है, उससे भटकने का परिणाम है। ये जितने भी जो राजनीतिक ह्रास की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, मौलिक तौर पर हम जैसे ही जो संवैधानिक संकल्प हम लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक जब संकल्प लिए, हमारे सत्ता के लोग जैसे ही उसकी अनदेखी करने लगे, जब अनदेखी करने लगे तब राजनीतिक भटकाव की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, और राजनीतिक जब भटकाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब राज्य सत्ता पर काबिज होने के लिए और बने रहने के लिए, पहले भी हम इसकी चर्चा किए थे, उसके लिए कभी सांप्रदायिक दंगों को राजनीतिक रूप दे देना, उसका इस्तेमाल कर लेना रणनीति के नाम पर, कूटनीति के नाम पर, कभी कभी अपने विरोधी जो व्यक्ति है, जो हम चुनावी प्रक्रियाओं में जो साथ देता है, उसका संरक्षण करना। हम पहले भी आप सवाल किए थे राजनीति के अपराधीकरण और अपराधी के राजनीतिकरण, वह एक शुरुआती दौर था। चीज़ें अब उससे आगे निकल गई, यह भी हम लोग चर्चा किए कि ह्रास के जो परिणाम हुए हैं, अब तो राजनीति ही जो अपराधी है वो राजनीतिज्ञ हो गया, वह हमारे भाग्य का, लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था का रखवाली कर रहा है। वैसे ही तत्व हैं, और ये इस पर काम भी होते हैं और हम चर्चा भी करते हैं। तो इसमें सांप्रदायिक दंगों की जो चिंता आप करते हैं, आप व्यक्तिगत लूट खसोट ये भी हम लोगों ने किया है, और जातीय भी। हम ये सारे सवालों को जब एक साथ देखते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की संसदीय राजनीति में ह्रास को जब देखते हैं, तब हमको लगता है कि अच्छा, जैसे रेलवे की, इसकी भी हमने चर्चा की थी कि जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है, लाइन, जो रेलवे तो उसी लाइन को पकड़ करके अपने, तो लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था कैसे काम करेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा और उसके कार्य योजना क्या होगी, उसके निर्धारण के लिए हमारा संविधान तय हुआ, संवैधानिक संकल्प हम लिए। अब जब उससे हम हटे तब राज्य सत्ता के लोग राज्य सत्ता की राजनीति के लिए अलग राजनीतिक पटरी बिछा दिया है, और उसी राजनीतिक जब पटरी अलग है, वो आज़ादी के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की समृद्धि और विस्तार के लिए जो हम संवैधानिक संकल्प लिए थे, और उसके अनुसार जो राजनीतिक पटरी बनाए थे कि यह हमारा लाइन है, इस पर हम काम करेंगे। इस तरह से हमारे विधानसभा, पंचायती राज से लेकर के लोकसभा के हमारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनका यह राजनीतिक दायित्व होगा, और दायित्व में लोगों की जो आवश्यकता, ज़रूरतें हैं, वह प्राथमिकता उसकी होगी। लोगों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, अब वो सब नहीं रह गया है। वह सब केवल कभी कभी चुनाव में बोलने की बात। आप जितनी बातें आप कर चुके हैं अपने पिछले विगत विमर्श में, वह बात तो अब वह बात तो अभी भी, चाहे वह मीडिया के लोग हों, चाहे वह राजनीतिक और सामाजिक दल के लोग हैं, उसकी चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए थी अभी भी नहीं बन पाई। उसका मूल कारण है कि जितने लोग हैं वो सारे लोग उसी पटरी पर चल रहे हैं जो गैर लोकतांत्रिक है, जो असंवैधानिक है।
वह जो संवैधानिक पटरी बन के संकल्प के अनुसार जो राजनीतिक पटरी बनी थी लोकतंत्र की, अब जो राज्य सत्ता की पटरी है वह असंवैधानिक है और राजनीतिक है, और इसलिए गैर राजनीतिक आचरण और व्यवहार उनका हो गया। और जब गैर राजनीतिक व्यवहार हो गया और संवैधानिक जो संकल्प थे उनका अराजनीतिकरण हो गया, तब उसके परिणाम स्वरूप दंगे करवाना, गद्दी पर माने लोगों को भ्रमित करने के लिए, कभी लूट खसोट या लुटेरों को संरक्षण देना। वही बूथ लुटेरा अब नहीं हुआ, अब तो जाति के रंगबाज पैदा हुए और वह भी जनप्रतिनिधि अब हो जाता है। तो उसके संरक्षण, संवर्धन और उसकी हैसियत को ऊंचा करना, उसके अहमियत को समाज में बनाना, ताकि जातीय आधार पर वह फील्ड में उसकी गोलबंदी कर सके मतदाताओं की। इस तरह से जब, और बात वही कर रहे हैं अभी भी, जब आप सवाल कर रहे हैं, चिंता आप कर रहे हैं राजनीति में भटकाव का, क्षरण का, विचलन का, लेकिन सवाल जो कर रहे हैं उसमें अगर हमारे जैसे आदमी जो इन चीज़ों को नहीं देखता है, तब उसी में हम फंस जा सकते हैं। फंसने का हम जो बड़ी बुद्धिजीवियों की मीटिंग में लोग तो कुछ कभी कभी वो लोग उखड़ भी जाते हैं। जैसे अभी हम आपको नहीं कहे कि आपके जो सवाल हैं और कुछ दूसरे जो बुद्धिजीवी से जब ये सवाल करेंगे, हम अभी जितनी बात किए हैं वो नहीं करेंगे, वह मुजफ्फरपुर की घटना का वर्णन करने लगेंगे, वह जो है सो नागपुर में जो दंगा हुआ, फसाद हुआ, उसमें वर्णन करने लगेंगे। और जब हम जैसे ही वर्णन करने लगते हैं, तब चाहे वह व्यक्तिगत लूट खसोट, हत्या या सांप्रदायिक दंगा, जातीय तनाव, जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, जब हम उसके वर्णन करने लगते हैं तब हम उसको स्थापित हो जाता है वह चीज़ें, हम वही लिखने पढ़ने लगते हैं। आह, उन्होंने तो बड़ा साफ साफ लिखा है, एक एक चीज़ का वर्णन किया है। जब हम वर्णन में फंसते हैं तो जो आपकी जो चिंता राजनीतिक ह्रास का है, उसके मसले छूट जाते हैं, वह बहुत दूर चला जाता है, और दूर इतना चला जाता है कि वह दब जाता है, और पूरा सामाजिक राजनीतिक माहौल वर्णन के चक्कर में फंस जाता है, और पूरे समाज के द्वारा राज्य सत्ता, वही जो वर्णन करने वाले लोग हैं बुद्धिजीवी, उन्हीं को सम्मानित भी करता है, उनको पदस्थापित करता है, स्थापित करता है कई रूपों में। कई जो राज्य सत्ता के जो हायरार्की है, जो एक श्रृंखला बनी हुई है पदों की, उसमें उनको सम्मानित करके पदस्थापित करता है। और वह आज जो पुराने ज़माने में राजा के जो गीत गाने वाले उनके पक्ष में, तो आज राज्य सत्ता की चाकरी करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो उनको सरकारी पदों से सुशोभित किया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, वो यही वर्णनात्मक जो पहलू है, घटनाओं का वर्णन करना, कोई भी चीज़ों का वह वर्णन करते हैं। उसमें इससे जो विश्लेषण का जो पक्ष है, हम लोग जो बात 8 और 9वें चरण में जब बात कर रहे हैं, यह चीज़ें उसमें वर्णन का भी पहलू है, लेकिन वह कारण क्या है। जैसे ही आप ह्रास के कारण की बात करते हैं, तब आप यह भी कह रहे हैं, आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कारण जानना चाहते हैं, तो कारण जानने के लिए विश्लेषण, अगर सच्चाई जो सारे लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि जब सच है तो आँच कहाँ, तो सच्चाई यथार्थ तक पहुँचने के लिए विश्लेषण जरूरी है। और विश्लेषण की बात अब कोई नहीं कहता है, न बुद्धिजीवी करते हैं, न प्रशासक करता है, न राजनीतिक सामाजिक कर्मी, कोई नहीं करते हैं, न मीडिया के लोग करते हैं। और ये सारे लोग मिल करके जो वर्णन, खिस्सा, कहानी, पुरानी खिस्सा, नई कहानी, बात की कहानी, केवल खिस्सा कहेंगे। और जब खिस्सा केवल सब लोग कर रहे हैं एक ही साथ, सारे लोग मिल कर के जो बातचीत करने का जो तरीका है, वह खिस्सा का बखान करने का है। आज जब बखान हम करते हैं, खिस्सा कहते हैं, तो वह अपने आप वही माहौल उसके पक्ष में बन जाता है। तब यह जो सवाल आज के लिए सबसे ज़रूरी है कि अब राजनीति की, लोकतंत्र की जो पुरानी पटरी बिछी थी, उस पटरी को एक बार फिर से रिजुविनेट करना, उसका जीर्णोद्धार करना। अभी जीर्णोद्धार की बात हम पहले विभिन्न रूपों
तरहों से हम कहे थे कि आज जो लोकतंत्र की जो संवैधानिक पटरी थी, उस पटरी को थोड़ा झाड़ झूर करके उसके जो नट बोल्ट हैं उसको कसना, उसको झाड़ना, ठीक करने का वक्त है। नहीं तब हम इसी वर्णनात्मक खिस्सा कहानी में फंसे रह जाएंगे, और जब फंसे रह जाते हैं तब हमारे और आपके तरह के जो लोग हैं जो इसकी चिंता कर रहे हैं, उनका भी यह दायित्व बनता है कि इससे इतर अलग जो वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो हत्या की बात करता है, दंगों की बात करता है, सांप्रदायिकता की बात, जातीयता की बात करता है, हम उससे अलग, हमको विमर्श का, बातचीत का मसला अलग तय करना, ठोस रूप देना होगा। हम जब ये बात करेंगे दंगों की, तब कारण और निदान दोनों एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं। हमको जब यह नहीं करेंगे कि वह क्यों और कौन किस नियत से किया है और इससे कौन क्षति किसको हो रही है, क्या किसको केवल राज्य सत्ता को क्षति हो रही है, राज्य सत्ता में जो लोग बैठे हुए लोग हैं वह उनकी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, और इससे पूरे लोग जो आम जन हैं उनका नुकसान हो रहा है। उनके जीवन के जो मसले हैं, शिक्षा का सवाल, नौकरी का सवाल, चिकित्सा का सवाल, न्याय का सवाल, मान सम्मान का सवाल, वो सब दब करके दूर हो जाता है। दबते दबते यहाँ पहुँच गए हैं, अब वो मुद्दा ही नहीं बन रहा है। तो उनको कैसे मजबूती के साथ हम मुद्दा बनाएं, ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर यह प्रक्रियाएं शुरू नहीं होगी, और यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए ही हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो संसदीय पटरी जो बिछी थी उसको फिर एक बार जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। यह काम कौन कैसे करेगा, यह काम तो शुरू हो गया। जो आप कर रहे हैं, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, वह उसी का दिशा में आगे बढ़ने का यह शुरुआती दौर है। यही जो उस दिशा में जाने के लिए जो दरवाज़ा खुलता है राजनीतिक, वही तो आप प्रयास कर रहे हैं कि एक नई लोकतंत्र की संसदीय जो माहौल है उसके निर्माण के काम कौन कैसे शुरू करेगा, यह आप जो कर रहे हैं यही है जो इससे इतर जितने भी आपके मीडिया तंत्र के लोग करते हैं, वह तो उसको और मजबूत कर रहे हैं और समृद्ध करते हैं, और उसी में चाह रहे हैं अपने लिए जगह बनाना, जो आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, सबके लिए नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है। और व्यक्तिगत जीवन में जब हम अपने माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चों के रूप में देखते हैं, वह उनकी भी अब मानसिक जो तैयारी है वह भी अमानवीय और असामाजिक हो जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि जो मानवीय संवेदना है उसको तार्किक बनाने के लिए विश्लेषण की सोच, हर चीज़ को जब देखें तब उसके कार्य कारण, कोई काम हो रहा है तो उसके कारण है और कारण के परिणाम होंगे। जब हम वो आगे बढ़ेंगे तब इस तरह से चीज़ें शुरू होगी राजनीति में, तब ही इसमें जो समानांतर अलग जो पटरी कह रहे हैं बिछाने की, सामाजिक राजनीतिक विमर्श के और काम के, वह शुरू होगा, तब भी ये चीज़ें बदलेगी। अन्यथा कभी मुख्यमंत्री का अभी बताया आप कि जनगण के नाम पर हो रहा है, कभी दूसरे ये में हम उलझे रह जा सकते हैं और मौलिक सवाल दब जा सकता है। इसलिए संवाद के विषय को बदलना और उसके आधार को बदलना, ये दो चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक जो मौलिक काम कर रहे थे संसदीय राजनीति की पटरी के बिछाने का काम, उस और लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। यह आम जन के ध्यान को भटकाने की बहुत सुनियोजित साजिश है। इसका खुलासा भी आप कर रहे हैं। हम लोग उसमें कितना सहयोगी होंगे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, और इसीलिए आपको हम शुरू में धन्यवाद दिए और आज भी आपके साथ हैं, कि यह एक रचनात्मक समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी उम्र का बच्चा हो और वयस्क हो या बूढ़ा हो, हर को रचना, चूँकि व्यक्ति ही रचनाकार है मौलिक तौर पर, समाज का
जो रचनाकार है वह कोई प्रोफेशनल नहीं है, वह तो प्रायोजित होता है, वह तो कहीं से प्रायोजित माने वह नौकरी करने पर, वह पैसे पर काम करता है, वह उसके अपने जीवन के कुछ ये आवश्यकताएं उसको पूरी करने के नाम पर वह काम करता है। लेकिन अपने घर से लेकर के अपने मोहल्ले और बाहर में आदमी कुछ न कुछ करते ही रहता है। इसको और बेहतर उसके लिए अवसर कैसे करें, उसके लिए माहौल कैसे बने रचना का, यह काम हमको लगता है कि जब तक नहीं शुरू होगा, जो किया जा सकता है बहुत सरल और सहज है। इसके लिए पहले भी आपको बताए थे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब जो निवेश का मेला लगाता है, वो निवेशकों की ज़रूरत नहीं है, अदानी, अंबानी और एलन मस्क को कि यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बात को लगातार हर स्तर पर, हर स्तर के लोगों के बीच में इसके आयोजन की ज़रूरत है और इसको ठोस रूप देते हुए इसको सनह सनह आप जैसे पहले चरण में जो बातचीत शुरू किए थे और आज जहाँ बात पहुँचा है आपका, इस सब को जब एक साथ कोई व्यक्ति शोधार्थी हो, कोई संवेदनशील व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हो, ये आपके सारे जो खंड हैं उनको एक साथ समेकित रूप से जब देखेगा, तब जो कह रहे हैं कि संवैधानिक राजनीति की पटरी की जो ज़रूरतें हैं और उसके जो नुकसान के जो आयाम हैं, वह सब चीज़ें स्पष्ट उसकी हो जाएगी। हमको लगता है कि यही मौलिक तौर पर आज जो समस्या जो आप उठाए हैं उसके कारण उसके अंतर्निहित है, उसके अंदर वो गूथा हुआ है, वह ढक जाता है। वह लोग कोशिश भी करते हैं वह अपने कारणों को छिपाने के लिए, उसके कुपरिणाम को छिपाने के लिए। वह छिपाने में क्या होता है कि आप किसी घटना का वह घटना का रूप देता है वह दंगा, और उसको घटना का रूप बातें बदल जाती हैं। उसके वर्णन में जितने आदमी जिस तरह से आप बोलेंगे वो अलग अलग से तरह से व्याख्या करते हैं। उसके निदान की जब चर्चा करते हैं अलग अलग तरह से करते हैं। तो इस तरह इसलिए हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों को बहुत ही सहजता के साथ रचनात्मक नज़रिए से जब रचना कर रहे हैं तो हमको नया इंसान बनाना होगा। लोगों के सोच और जो समझ है उस स्तर तक जो राजनीतिक ह्रास के कुपरिणाम है उसका प्रभावकारी हो गया है कि वह क्या सोचेगा, कैसे जीवन जिएंगे हम। उसके जो सपने हैं व्यक्ति के, उस सपनों को वह का अपहरण कर लिया है और अपनी ज़रूरत के अनुसार हर इंसान के सामने सपना प्रस्तुत करता है। और हमको भी लगता है कि यही, और तो कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपके पढ़े लिखे जब आप ये बात करेंगे तो ये तो बात आप तो बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं लगता है। ये तो अब हो गया, अब यही रहेगा। तब आपको, हमको, हमारे जैसे आदमी हैं, हम तो पूछते हैं कि आपके जो पिताजी थे, आप बाबा थे तो ऐसे ही था। जब आपके बाबा के समय का वाला समाज आज नहीं है, आप वैसे नहीं जी रहे हैं जैसे बाबा जीते थे। आपके पिताजी के समय में जो सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन और जो स्थितियां थी, जब आज बदल गई हैं तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि अब संभव नहीं है। तो इसको तो बदलना है। अब बदलने का, जब आप समाज को में शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, न्यायपूर्ण चाहते हैं, तब आप जो काम कर रहे हैं उसमें रचना जो है, रचनात्मक दृष्टि आप जरूरी है, वह एकदम आवश्यक सत्य। इसके बगैर अगर आप कोई चाहते हैं तो वो रिपेयरिंग से अब काम नहीं चलने वाला है। अब वो जैसे कपड़ा फटता उठता है ना, तब लड़कन सब रफ्फू करवाता है। तो अब समाज को इतना बिगाड़ा और तोड़ा है, राजनीतिक कार्रवाइयों के माध्यम से समाज को तोड़ा, तहस नहस किया और व्यक्ति की सोच समझ को इतना भटकाया और दूर लेकर चला गया है कि अब रफ्फू से काम नहीं चलने वाला। इसलिए इसको संपूर्णता में, समग्रता में, रचनात्मक नज़रिए से, और रचना भी एक संघर्ष है।
आज जो संघर्षशील लोग जो बात करते हैं, संघर्ष जिससे बात कर दीजिए, नौजवान से, बच्चों से, संघर्ष की बात करता है। अब उससे पूछ लीजिए कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपके पास निर्माण का खाका क्या है, कौन सी योजना आपके, क्या निर्माण करना चाहते हैं, तो वो उसके सामने नहीं है, उसको नहीं दिखता है। बच्चा जो पढ़ता है, बच्चा जब पढ़ाई करता है वह भी रचनात्मक काम है उसमें, लेकिन पूछिए निर्माण जब कहते हैं तो जो ये कैरियर बनाया है बच्चों का, कि वह अपने कैरियर के बारे में वह नहीं बोल सकता है, क्योंकि वह बेचारे को, बच्चे जो हमारे हैं उनको यह दिखता ही नहीं है कि अमुक पढ़ाई करने के बाद यह उपलब्धि हमको हासिल होगी। यह जो उसके जीवन में निराशा जो भाव जो पनपी है कि उसको विश्वास ही अब नहीं होता है। उसको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, उम्र है, पिताजी भी कह रहे हैं, सब लड़के कहते हैं, इसलिए स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, परीक्षा भी दे लेता है। लेकिन उसके परिणाम पर आप राजनीतिक ह्रास के परिणाम की चर्चा करते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के कारण और कारण के परिणाम, उस सबको भी उसी तरह से देखने के लिए रचना की समझ शिक्षक, छात्र, अभिभावक के बीच में होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें तोड़ दिया, जब हम कह रहे हैं कि एक एक चूल को हिला दिया है, ये राजनीतिक ह्रास की प्रक्रिया ने, और अब वह स्थापित हो गया है। स्थापित होने के लिए उसके जो लाइन हैं, रास्ते जो चल रहे हैं, आपको अंतिम टाइम में कहे थे कि समस्या सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, और इलाज वह सिपाही, दरोगा, पुलिस, प्रशासन से करना चाहता है, नहीं चीज़ें होंगी। न हत्या रुकेगी, न लूटपाट रुकेगा, न दंगा रुकेगा। अगर रुकता तो विधि व्यवस्था के नारे कितने दिनों से लग रहे हैं, कम से कम 10 साल से तो खूबे लग रहे हैं। नीतीश बाबू जब आए तो ये तो कानून के राजे बद कहते हैं, तो कानून की राज, कानून अपना काम करेगा। ये जितना जो सब बैठल है राज्य सत्ता में, ये सब की जुमलेबाजी है, माने यही शब्दावली है। जब भी कोई घटना होगी तब क्या बोलता है, कानून अपना राज करता है, आप इसमें राजनीति हमको लगता है कि नहीं करनी चाहिए। ये कह करके वो राजनीति कर रहा है, अपना राजनीतिक बचाव करता है, और दूसरे को कहता है राजनीति मत कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। यह स्थिति पैदा हो गई है, और इसमें हमसे आप जानना चाहते हैं ये सब की कारण क्या हैं, तो हमारी ये जो समझ है कि यह इसके कारण हैं, और इससे निदान के अब यही रास्ते हैं इन लोगों को। और यह कब से कैसे शुरू होगा, इसके लिए तो अब जनमानस को तैयार करना होगा। वही हैं जो एक एक जनप्रतिनिधियों को, पहले भी हम कहे हैं कि जो जिस जनप्रतिनिधि जिस इलाके के हैं, अगर वह जाएं और उनको वहाँ घेरे। जब हम एक बार बहुत पहले आपको कहे थे किसी खंड में कि जनता चेकिंग का, अभी जनता चेकिंग मत कीजिए, अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठ करके आप ही शुरू कीजिए कि कोई पंचायत में, कोई विधायक के क्षेत्र में, कोई एमपी संसदीय क्षेत्र में, छोटे की जो व्यवस्था है, इसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका कुछ है कि नहीं है, और है तो उनके पास कौन सी कार्य योजना है, या जो भी सामाजिक राजनीतिक, चाहे वह किसी भी कम्युनिस्ट हों, कांग्रेसी हों, बीजेपी के लोग हों, और राजद के लोग हों, जदयू के लोग हों, किसी भी राजनीतिक दल के लोग, इनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं, जो आप ये बात कर रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों के साथ जब जनता बुला करके मीटिंग करके कि इसी तरह से जो आप कर रहे हैं कि इस सब के कारण क्या हैं, सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए। किसी को कोई दोषी यहाँ साबित करने के लिए बात हम तो नहीं किसी को कह रहे हैं, हम तो व्यवस्था को कह रहे हैं कि व्यवस्था की जो गाड़ी है उसके लाइन को ये सब बदल दिया, उसको जो संवैधानिक जो पटरी बिछी थी उसको उखाड़ करके और भ्रष्टाचार की पटरी को बिछा दिया, और उसी पर चुनाव हो रहे हैं, और उसी को कह रहा है कि लोकतंत्र है।
यह बात तो जनता को ही अब कहना होगा। अब जनता को तो कहने के लिए जनता की तैयारी के लिए आपको काम करना होगा। यह काम हम, आप और सारे लोगों को कैसे कितना प्रभावकारी कर सकते हैं, ये दायित्व आज का सामाजिक राजनीतिक दायित्व है, शैक्षणिक भी यह दायित्व है, सांस्कृतिक भी दायित्व है कि संस्कृति को बदलने का है। वह कहता है कि खूने में, कितना मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बनाता है और समझता है। कहता है कि भ्रष्टाचार तो यहाँ के लोगों के खूने में है, क्रिमिनल जो आपराधिक जो मानस है वह खूने में है। अभी कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से समझा है कि अपराध का जो मामला है वह खून में भी पाया जाता है, वह जातीयता। अरे वो तो बाहर से हम लोग बनाते ना है, और ये सब बनाता है जो सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक जो काम करता है, उसके कामों के न परिणाम है, उसके जो असंवैधानिक काम है, अमानवीय असामाजिक जो सोच समझ है, उसके कारण ये सब बनता है। इस बात को, इस विमर्श को बदलने तक जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, उठना होगा। उठ करके ये सारे सवाल जवाब का एक नई संस्कृति पैदा करने का यह दौर है, और यही समाधान का रास्ता है। राजनीतिक ह्रास के परिणामों में एक परिणाम है मानव अधिकार का हनन। मानवों के अधिकार का हनन हो रहा है। उसमें अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है। गोपालगंज एक ज़िला है बिहार का, वहाँ 80 साल की एक महिला जो अपने जानवर के चारा काटने के लिए अपने ही खेत में जाती है, और उसके साथ एक नवयुवक बलात्कार करता है और उसके आँख को फोड़ने का प्रयास करता है। वह महिला वहाँ चेतावस्था में होती है, कोई और जाकर के उसको देख करके फिर गांव के लोग उनको लाते हैं। यह एक घटना है जो स्वच्छंद रूप से मानव को इधर उधर घूमने, अपने काम करने से भी रोक रही है। दूसरा एक घटना है जो न्यायपालिका की तरफ से बयान आया है या फैसला आया है। एक लड़की जो 13 साल की नाबालिग लड़की है, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को किसी लड़के ने दबाया और उसके पैजामे के नारा खोलने तोड़ दिया। उसके बाद उसको किसी पुलिया में खींच करके ले जाने का प्रयास किया, और उसके बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक जज जो हैं, न्यायाधीश महोदय कहते हैं यह जो घटना है वह बलात्कार करने का प्रयास या बलात्कार करने का मंशा नहीं तय करती है। सर, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही है, और उसके बाद हमारे कानून कहती है कि यह घटना जो है वो बलात्कार करने का प्रयास नहीं है। इस तरह से अब लोग जो खुद शासन में है, खुद मंत्री है किसी राज्य का, और वही उसका प्रयास होना चाहिए, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य में एक जाति और दूसरे जाति के बीच में सामंजस्यता पैदा करना, और वही मंत्री जाति के नाम पर जातीय सम्मेलन बुलाता है और उसमें ढोल पिटता है कि हम अमुक जाति के लिए ये कर रहे हैं, अमुक जाति को दबाया गया। अरे दबाया गया तो आप मंत्री हो, आप क्या कर रहे हो? अभी हमारे एक नए सांसद हुई हैं महिला, जो उनके नाम से एक रिकॉर्ड भी है कि सबसे कम उम्र की महिला या पुरुष जो भी सबसे कम उम्र के सांसद होने का उनको गौरव हासिल हुआ है, अपने बिहार से ही हैं। उनके दादाजी भी मंत्री हुआ करते थे, उनके पिताजी भी मंत्री हैं, कभी कांग्रेस से कभी जदयू से। उसके बाद भी वह सांसद सदन में यह क्वेश्चन रखती है, यह मांग करती है कि हमारे क्षेत्र से, समस्तीपुर से दिल्ली के लिए एक ट्रेन दी जाए। क्यों दी जाए? तो वहाँ जाकर के लोग इलाज कराने का काम करते हैं तो भीड़ भाड़ होती है, तो इसलिए ट्रेन बढ़ा। तो आपके दादा और आपके पिताजी मंत्री हुए, उन्होंने समस्तीपुर के विकास के लिए या बिहार के लिए विकास क्या किया? जब फिर आप किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, और वो भी आप सत्ता पक्ष में हैं, फिर आप डिमांड कर रही हैं
सत्ता पक्ष में होकर के आप डिमांड कर रही हैं। तो मानवाधिकार जो है उसका हनन इन घटनाओं से हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम लोग श्यामल जी इसको आप देखिएगा अभी कि अभी तुरंत पहले आपका जो प्रश्न था, सवाल था, हम उस सवाल पर जब बातचीत हम कर रहे थे तो आपको जो हम बताए कि अभी हम कहाँ पहुँच गए, सामाजिक राजनीतिक जो स्थिति है वह अब जो हमारे संवैधानिक राजनीतिक पटरी थी उसको ये सब उखाड़ दिया। अब उखाड़ रहा है, नहीं उखाड़ दिया, और यह असंवैधानिक अराजनीतिक पटरी बिछा करके उस पर गैर राजनीतिक तरीके से संसद की राजनीति को चला रहा है। इसमें जब हम वह कह रहे हैं तब हम यह भी कह रहे हैं कि उसमें मानवता, मानवीय जो मूल्य होते हैं वह अब नहीं रहा। जैसे ही संवैधानिक जो पटरी उखड़ गई वह उसमें अब मानवीय मूल्य, चूँकि वह मानवीय मूल्य पर आधारित पटरी बिछी हुई थी, उसके जो नट बोल्ट और जो सारे चीज़ थे वह मानवीय और सामाजिक मूल्यों पर था। आप सवाल करने पर भी आप ये कह रहे हैं। आप ये देखिएगा कि मानवता की बात हम कब से करने लगे और मानवाधिकार की बात, ये पहले भी हम इसकी चर्चा किए। आप तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विषयांतर ये हो गए कि गोपालगंज की जब आप चर्चा कर रहे थे तो हमको लगा कि कितना हम संवेदनाहीन हो गए कि गोपालगंज की घटना के बाद, और सारे जो वहाँ के गोपालगंज जो क्षेत्र है वहाँ हर दल के लोग होंगे, छोटे बड़े, किसी का संगठन मजबूत होगा, किसी का कमज़ोर होगा, किसी का जनप्रतिनिधि निर्वाचित होगा, किसी का जनप्रतिनिधि हार गया होगा, लेकिन विपक्ष की ताकत होगी। ये सारी स्थितियां गोपालगंज में होगी। लेकिन इस सवाल को लेकर के संवेदित तो नहीं हुए। आप जब सवाल कर रहे हैं, चीज़ें जिस तरह से आप वर्णन कर रहे हैं, लोगों के बीच में यह तो मुद्दा नहीं बना। अरे यह मुद्दा नहीं बना, और क्या आप लोग भी ये दीजिएगा, वो जो लड़का था ना वो अमुक जात का था, वह अमुक गांव का था, इसलिए वो लोग उससे कतराने लगे या उधर ध्यान नहीं दिए। कुछ लोग वो राज्य सत्ता के जाति का था कि विपक्ष का था, विपक्ष के वाला भी और राज्य सत्ता, ये सारे जब मानवीय जो मूल्य से जब जुड़ जाता है तब हम जब कह रहे हैं कि इतने संवेदनाहीन हो गए हैं, सवाल बनाने वाले, पूछने वाले, जवाब देने वाले, जवाब नहीं देने वाले, ये सारे लोगों का ये तो पैरामीटर है ना, यह निर्लज्जता का हद है कि वह किसी परिवार का होगा, किसी गांव का होगा, किसी समाज का होगा। वहाँ से ये प्रक्रिया आज जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं, यह तो वहाँ भी शुरू हो सकती थी, और इसको जन संवाद का, जन विमर्श का उस इलाके में प्रसंग बनना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और हमको लगता है कि यह आगे से इस तरह की प्रवृत्ति हमारे बच्चों के अंदर नहीं हो। हम इस तरह से, हम इतना काबिल और होशियार आदमी नहीं है कि उसको फांसी की सज़ा देना होगा, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा। ये मीडिया वाले करते हैं और करवाते हैं नाटक, हर घटना पर यही ना देखते हैं और सुनते हैं। आप भी हमसे यही सुनना चाहते हैं। अरे वो तो हो गया, अब हम क्या करें? हम तो सर ये जो मानवों के बीच संवेदनहीनता हुई है वो दिखाना चाहते हैं। हम आपको नहीं कर रहे, हम आपको भी नहीं कर रहे। हमारी जो संस्कृति इन सब घटनाओं पर यही ना हुआ है, और निर्लज इसी तरह से ना जवाब देता है। उस निर्लज को इतना संवेदनशील हो गया है, लेकिन वह अगर विधायक है, एमपी है, तो निर्लजता लगता है कि उस पर लागू नहीं होता है। माने वो जनप्रतिनिधि हो गए तो संवेदना से सराबोर है और सामाजिक चेतना से। अरे मूर्ख,
यह सब पैरामीटर है, मानक है लोकतंत्र का, सामाजिक न्याय का। तुम जात में पैदा हो करके, और इसीलिए आज जातीय आधार पर सामाजिक समीकरण की जो बातें करता है, वह उसको सामाजिक न्याय की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल चुनाव जीतने और हारने के लिए काम करता है। और वह कभी अंबेडकर साहब का पकड़ के रोएगा, कभी कोई दशरथ मांझी के नाम लेगा, कभी कोई किसी का नाम लेगा, कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लेगा। ये सारे जो इस तरह के निर्लज लोग हैं, ये लोगों से बात जब आप जब जो करते हैं, वो सब कारण यहाँ तक पहुँचने का है। इसलिए हमको लगता है कि अभी तो ये चुनाव को मुद्दा बना देना चाहिए था, और जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं जो भी दल के लोग हों, उनके ये चिंता का विषय होना चाहिए था। अगर ये चिंता का विषय नहीं बनता है, तब यूक्रेन में जो हो रहा है, गाजा और अरब में हो रहा है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी बहुत हो रहा है, बहुत लेख लिखा जा रहा है, लेकिन एको विद्वान और संवेदनशील लोग यह नहीं कर रहे हैं कि यूएन एजेंसी क्या कर रही है। यूएन एजेंसी का जो इतिहास भूगोल है, लगता है कि मानवता जब यूएन का गठन हुआ ना, यूएन बूझ रहे हैं ना, तो यूएन का जब गठन, यूनाइटेड नेशन का जब हुआ था, तो उसी समय मानवता की अवधारणा पनपी थी और ज़मीन पर उतरा था। अरे यार, वहीं से तो खेल शुरू हो गया, और वह खेल अब यूक्रेन से लेकर के और गाजा तक हो रहा है। तो गोपालगंज में भी हो रहा है मानवता के साथ खेल, यूक्रेन में भी हो रहा है और गाजा में भी हो रहा है। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं, और हम तो आपको क्या कहें, पहले आपको हम बताए हैं कि यहाँ जब मानवाधिकार जब बना था, बिहार राज्य जब अलग हुआ, झारखंड बिहार, और जब इसका जो मानवाधिकार के बनने की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, तो यहाँ जो पहला अध्यक्ष थे, बहुत कड़क माने जाते हैं, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे अध्यक्ष। हम उनके सामने एक अपील किए थे, जो आपको पहले बताए थे कि मुसहर, जो बिहार के जो मुसहर जाति है, वह सबसे अधिक पिछड़ी जाति है। विकास की किरण अभी उनके पास पहुंचा नहीं है, चाहे वह शिक्षा का मूल्यांकन करें, विकास के कार्यों के करें, घर का रहन सहन, खाने पीने, किसी भी मानवीय जो मानक हैं, उस नज़रिए से जब उनको आप देखेंगे समझेंगे, तब वह लगता है। इसलिए हम उनके यहाँ अपील किए थे कि मानवाधिकार, मुसहर जो जाति के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करना मानवाधिकार से वंचित करना है। इस पर बहुत बात हुई, और वो कम से कम आज हम उनको साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो अंत में माने। 3 राउंड बैठक के बाद कि हमको बताइए, हम पूछते थे कि आप बताइए कि केवल थाना में के घेरा के अंदर जो सिपाही और दरोगा किसी कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, केवल मानवाधिकार में वही आएगा, या थाना के हाजत से बाहर भी जो मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य अमानवीय व्यवहार करता है, जो गोपालगंज और दूसरे जगहों में जो चीज़ें हो रही, वह भी मानवाधिकार का मसला है। और वह उसकी सुनवाई कौन करेगा, कहाँ करेगा? तब उन्होंने वो सब सारी चीज़ें, जब 3 राउंड हम लोगों की बातचीत हुई थी, तब उन्होंने स्वीकार किया था। इसलिए बहुत गंभीर बात है, और इन चीज़ों को के लिए ही जब हम कह रहे हैं कि अभी कम से कम बिहार में, जिसको हम लोग पूरे भारत के लोग मानते हैं कि बिहार अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्यों से राजनीतिक तौर पर ज़्यादा संवेदनशील राज्य है। चूँकि यहाँ आंदोलन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो आंदोलन, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का यहाँ की पृष्ठभूमि इतिहास है, और वह ज़मीन पर चीज़ें दिखती भी कहीं हैं। लेकिन वही आज क्षेत्र है जहाँ गोपालगंज हो जा रहा है, और वह राज्य स्तर का कोई मुद्दा नहीं बनता है मानवाधिकार का। मानवाधिकार का सवाल राजनीतिक सवाल है, सामाजिक सवाल है। हम इस तरह से चीज़ों को
हमको लगता है कि देखना चाहिए। और इसमें जो राजनीतिक हरास की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई है और आज जो हम जहां पहुंच गए, उसके वो सारे परिणाम हैं। राजनीतिक हरास के परिणामों में एक परिणाम मुझे यह भी दिखता है, यह जो किसी भी देश के राष्ट्रीय एकता अखंडता पर भी आंच आने लगती है, उसके भी दो उदाहरण है अभी तुरंत का। पहले क्या हुआ, बाद में क्या होगा, लेकिन अभी जस्ट एक सप्ताह के अंदर की दो घटनाएं जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहली घटना बिहार के सिवान जिला में एक यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। वहाँ के एक प्रोफेसर ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखता है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के तर्ज पर भारतीय मुसलमानों को एक अलग देश दो। और यह जब ट्वीट करता भी है, और वह जब ट्वीट को वहाँ के विद्यार्थी देखते हैं तो उनको जब घेरने का प्रयास करते हैं तो वो भागकर जान बचाने के लिए थाना में जाते हैं। यह सीधा सीधा देश के अखंडता एकता पर कुठाराघात का प्रयास है, ये मैं मानता हूँ। दूसरी एक घटना घटी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप देखते हैं जनरल सभी रेलवे स्टेशनों पर 3 भाषा में नाम लिखे होते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन का, हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी में। तमिलनाडु में कल से परसों की घटना है कि किसी रेलवे स्टेशन पर जहां हिंदी और वहां का जो लोकल भाषा और अंग्रेजी, ये तीनों में नाम लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी वाले जो नाम थे उसको वहाँ कालिख से पोत दिया गया और हिंदी का पूरा विरोध किया गया। यह विरोध किया जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी है दक्षिण के राज्यों में। तो सर, यह राजनीतिक हरास के जो इस तरह के परिणाम हुए हैं, जिससे कि देश के अखंडता एकता पर असर पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं, फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि जो केंद्र में बैठे हों या जो वहाँ के राज्यों में बैठे हैं, जैसा भी यहाँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में हुआ और यहाँ के प्रोफेसर पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं। वहाँ जो हिंदी वो जो शिलालेख है स्टेशनों का, उससे हिंदी नाम मिटा दिए जाते हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं। इन सारी घटनाओं को आप राजनीतिक हरास के माध्यम से किस तरह से देखते हैं? ये आप ये जो चीज़ें, पूरी चीज़ें हैं, अभी तक हम लोग जो बात अभी हम लोग किए, उसी कड़ी में उसके ये सारे दृष्टांत, हम जो बात आपको पहले कहे कि हम कहाँ पहुँच गए, राजनीतिक हरास के परिणाम के ये सारे दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, जिनकी आप चर्चा ये कर रहे थे कि सिवान में जो प्रोफेसर है, वह प्रोफेसर किस तरह का प्रोफेसर है, क्यों ये लिखता है, और बच्चे कैसे उसको घेरते हैं, वह थाना में जाता है, ये सब चीज़ें क्यों और कैसे शुरू हो गई। और तमिलनाडु का आप एक तरह से जब आप देखते हैं कि हमको, जब आप सवाल कर रहे थे तब हमको लगा कि जनप्रतिनिधि जो पैरवीकार हो गया है, और हम लोग, वो तो पैरवीकार हो ही गया है, और हम लोग भी आदी हो गए, हर बात में पैरवी ढूंढते हैं, बच्चों के नाम लिखाने से लेकर के परीक्षा में पास करवाने, अच्छा नंबर लाने। अब तो कहीं कोई अस्पताल में रोगी भर्ती है तो वहाँ भी परिचित कुछ डॉक्टर खोजते हैं या किसी परिचित से डॉक्टर साहब को कहवाते हैं। तो पढ़ाई, इलाज, न काम के लिए भी पैरवी, कहीं मिल जाए काम, और उस सब को तो छोड़ दीजिए, ये सब महत्वपूर्ण काम है। अभी आपके स्टेशन पर टिकट कटाने में कौन होशियार है, कौन बिना लाइन के टिकट ले लेता है, कैसे जल्दी ले लेता है, वो होशियार है। जो मौलिक जो रास्ते हैं उससे हट करके राजनीतिक काम जब शुरू हुआ, चुनाव जीतने हारने का, उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें शुरू हो गई। बिना लाइन के टिकट लेने से, पैरवी से नौकरी, पैरवी से नंबर, पैरवी से डॉक्टर, इलाज, ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी प्रकृति एक ही है।
तो राजनीति अपनी पटरी, जो संवैधानिक पटरी है, उस पर चलना, उस पर बातचीत करना, काम करना, जैसे ही हटते गया ये सब चीज़ें पनपती हैं। उसी में आप देखिएगा कि सिवान की जो घटना है वह एक आज जो सांप्रदायिक माहौल बना है उसका वह परिणाम है कि राजनीति अब अगर करनी है तो जनता की गोलबंदी और जनता के साथ जुड़ने के लिए अब जन सरोकार प्रभावकारी मुद्दा नहीं रह गया है। अब जनता की गोलबंदी के लिए भावनात्मक बात, हिंदू मुसलमान की बात, कौन कितना झूठ प्रचारित करता है, भ्रम गढ़ता है, तो प्रोफेसर का भी वही, ये वह जान रहा था कि जब हम ये बात सब करेंगे तब ये सब परिणति होंगे और हमारा नाम छपेगा, लोग जानेंगे और हम एक समुदाय के रूप में लोकप्रिय हो जा सकते हैं। यह एक फैशन हो बना दिया है और यह बनवाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। इसी को हम रणनीति और कूटनीति जो कहते हैं कि यह जो पटरी, जो गैर असंवैधानिक जो पटरी बिछी है, पर जो गाड़ियां चल रही हैं राजनीति की, उसमें यही सब होगा। आप जो वहाँ तमिलनाडु की जो चर्चा कर रहे थे, आप जब कर रहे थे, सवाल जब कर रहे हैं, तब आपसे भी हम अपील करते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वह अचानक नहीं हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि इस देश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नाम पर राजनीति गरमाई हुई है। वह जो राजनीतिक जो सीमाएं हैं, संसदीय जो सीमांकन है, जनप्रतिनिधि के चुनाव के नाम पर उसकी चर्चा केंद्र सरकार ने उसको छेड़ दिया है। भाषा के सवाल को भी उससे चीज़ें आकर के दोनों जुड़ती, इसलिए जुड़ती है कि प्रतिनिधित्व की संख्या जो है उसके सवाल को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। उसके अंदर से वह चीज़ें दिख नहीं रही है, लोग बोल नहीं खुल के रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर है कि गोलबंदी लोगों की, यहाँ संप्रदाय और जाति के नाम पर गोलबंदी, कहीं क्षेत्र के नाम पर गोलबंदी और भाषा के नाम पर। तो भाषाई जो गोलबंदी का जो पहले आप जिक्र किए कि पहले भी ये हुआ है, हिंदी गैर हिंदी की लड़ाई तो बहुत हुई है, बहुत उसमें हिंसा भी हुई थी। एक दौर था कि अंग्रेजी का विरोध और अंग्रेजी का पक्ष। हम आपको पहले वाले में कहते कि कर्पूरी डिवीज़न की चर्चा आज कोई नहीं करता है। हम कुछ लोगों से अभी चर्चा किए हैं, उस बात को कह रहे हैं। हम जब कर्पूरी डिवीज़न की बात करते हैं तब आज जो बहुत हसब खां है मातृभाषा की जो बात करते हैं, जो उठा रहे हैं, जिसका विरोध स्वरूप हमको लगता है, हम अभी बहुत उसको गंभीरता से नहीं देखे हैं, लेकिन वह जो वहाँ विरोध शुरू हुआ है हिंदी का, आप जब कह रहे हैं तो हिंदी का ही हमको लगा कि वहाँ विरोध स्वरूप वो पोता गया हो, उसका प्रदर्शन हुआ हो कि जो हिंदी विरोध और हिंदी समर्थक, हिंदी जो समर्थक हैं तो कर्पूरी डिवीज़न के बारे में काहे नहीं बोलते हैं। कर्पूरी डिवीज़न का के अंदर अंतर्निहित भाव क्या है? भाषा ही है ना, कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, वो भाषा से फ्रेंडली, वह उनके साथ बहुत सहज नहीं महसूस करते हैं, और हिंदी पढ़ लेते हैं, परीक्षा भी दे लेते हैं, वह उनके सुग्राह्य होता है। हम पहले भी बताए थे आपको। और इसका मतलब कि वह पिछड़ा हुआ नहीं है। अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई पढ़ने से पिछड़ जाता तो रूस और चीन कैसे बढ़ गया, जर्मनी, ये बतावेंगे पढ़ाकू लोग। वो अंग्रेजी से पढ़ करके वो सब आगे बढ़ा है कि अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में आज भी देखता है अपनी मातृभाषा, लेकिन अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के स्तर को और व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आपको बहुत काम करना होगा। हुआ है क्या? हिंदी में कहाँ कितना काम हुआ है? हिंदी में कोई अंग्रेजी के किताब का हिंदी में अनुवाद कर देना मातृभाषा की पढ़ाई को सहज बनाना नहीं है। वह कैसे भाषा रोचक होगा, कैसे ग्राह्य होगा, कैसे हमारे बच्चे उससे जुड़ेंगे, हमारी जनता
उससे कैसे जुड़ेगी। हमारे जो विकास की योजनाएं हैं, पढ़ाई लिखाई के जो शोध हैं, वह उसको कैसे सहज बनाने में उसकी जो भूमिका कितनी समृद्ध होगी, कैसे होगी, इसकी चर्चा कोई किया है क्या राजनीतिक दल वाला? किसी को भी हम कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा तो हुई थी पहले इसी आज़ाद भारत में, जब वो संवैधानिक पटरी जब पर राजनीति हो रही थी तो त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ था और उसका अनुकरण हुआ। उस अनुकरण में उसका भीतरघात पहले भी हम बोले हैं, आज फिर चूँकि आप सवाल उठा दिए इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें उस जो केंद्रीय स्तर पर जो समझौते हुए थे, जब झगड़ा हिंदी पक्ष और विरोध और अंग्रेजी का विरोध ये सब पर जब चल रहा था, तब उसमें सहमति जो बनी थी त्रिभाषा फार्मूला में, उसमें उसका भीतरघात सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ? हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और दक्षिण के लोगों ने ज़्यादा उसमें सहयोग किया था। ये अनुभव है इस देश को। इस अनुभव को रखते हुए जब कोई चीज़ें होती हैं, हमको लगता है कि उसको देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र ने कोई भी दक्षिणी भाषा को हम आपको बहुत नहीं लिया गया। अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि कितना ये दाव पेंच और तिकड़म किया भाषा के नाम पर। संस्कृत और हिंदी भाषा को कैसे तोड़ करके भाषा का रूप का दर्जा दिया गया, वह चूँकि और यहाँ के जो शिक्षा शास्त्र हैं वह उनका मानना है और कहना है और वह स्थापित है कि अगर एक बच्चा, कोई बच्चा एक से अधिक भाषा, 3 भाषा अगर समझ गया, जान गया, तब उसका जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, वह अधिक तीव्र होती है, वह अधिक ऊंचा होता है उसके सोचने समझने की। कोई भी बच्चा हिंदी अंग्रेजी के अलावे कोई और एक भाषा अगर जानता है, बोलता है, लिखता है, तो वह लोग समझते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वह और समृद्ध होती है, उसमें सहायक होता है। इसी सिद्धांत से त्रिभाषा फार्मूला ये किया गया था। तो आज फिर से हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह फिर से एक बार जो राज्य सत्ता है वह तो को लगता है कि अच्छा, हिंदू मुसलमान से लगता है कि अब नहीं जग रहा है ये सब, अब जाति उति वाला भी ठंडा गया है। अब जनता बूझने लगी कि ये सब के काम हो रहे, ये सब जो अपना जातिया वाला भी पूछता है कि अपने बाल बच्चा और परिवार को, चूँकि परिवारवाद, वंशवाद सब कुछ कर रहा है, अपने मकान, अपना दुकान, अपना सब कुछ खड़ा करता है। अब बकिए जात वाला बेचारा जहाँ है वहीं उससे भी अब पीछे, जो थोड़ा आगे भी बढ़ा था वो अब पीछे जा रहा है। तो अब जनता के अंदर कोई ऐसा न कि कह दे कि देख ही अपना जात के भी नहीं है, ये केवल अपना ये करता है, तो जात वाला ख़त्म। हिंदू पूछने लगेगा कि हिंदू बात तो हम कर ही रहे हैं जी, तो हिंदू के लिए स्कूल कितना, तो स्कूल अब बंद होगा, अब कॉलेज बंद होगा, अब जो कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होगा, कॉलेज की संख्या घट जाएगी, विश्वविद्यालयों में शोध का स्तर गिटेगा, तो उसमें हिंदू के लइकन को अलग तुम खोले हो, वो सब में मियाँ के पढ़ेगा, क्रिश्चियन का पढ़ेगा, सिख का पढ़ेगा, और हिंदू वाला एकदम भन जहाँ की बहुत सस्ती निःशुल्क शिक्षा हो। इसकी व्यवस्था किया तो ये सवाल करेगा, तब फिर खदेड़ेगा कि अरे हिंदू हिंदू करके वोट लेवे ले आया। तो यह जब चीज़ें अब मैच्योर हो गई हैं, लोग यह सब सोचने समझने लगा है, केवल कोई कहने वाला नहीं है। इस तरह से जो आप कर रहे हैं राजनीतिक में क्षरण हरास, तो यह बात जब करने लगेगा तो यह भी आज सवाल आपने उठा ही दिया हमारे सामने। तो हम कह रहे हैं कि यह जैसे ही सवाल उठावेगा, ये फिर ठगवा आया हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, तो भाषा के नाम को छोड़ देगा। खाली हिंदू मुसलमान होगा, क्षेत्रोवाद होगा, भाषा भी होगा। और लेकिन भाषा के समस्या के समाधान भी पहले भी हुए थे, आज भी देखना करना चाहिए। और हमको लगता है कि इन बातों को राजनीति का एक रचनात्मक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और लोगों को बहुत दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप करना और उनको रोक
करके अब रोकने की ज़रूरत है। जो बोलता है विद्वान बोले, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बोले, उससे बहुत सीधे सीधी सवाल कि अच्छा भाई तो ठीक है, ये तो हम लोग मानते हैं, हमारे जाते के हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अरे भाई का तो सुनते हैं कि से कौन चीज़ तो बेटी या रोटी संबंध जैसे जाते में होता है तो है ये, लेकिन हमको क्या मिलेगा, हमको अभी तक क्या मिला है, आगे क्या योजना है, थोड़ा बता दीजिए। ये बात जैसे ही शुरू हो गई है चीज़ें, अब तो दिखती ही है। आप कतनों ही लोग छुपाने के लिए कोशिश करें। जाति जनगणना पहले आपको हम कहते उसमें नहीं जाएंगे, एगो कह रहा है, एगो छुपा रहा है कि हम गणना उन्ना नहीं करावेंगे। बिना सेंसस के हम विकास कर रहे हैं। अब उसमें अदानी जी का विकास हो जाए तो हम नहीं जानते। अब अदानियों जी फेरा में पड़ गए, ये बुझबे नहीं कर रहे थे कि दुनिया जब एक हो गई, अब देशों के बीच की दूरी जब घटी है, जब देशों के बीच की दूरी घट गई, तब ये जाति के बीच की दूरी को तुम कितना दिन तक उपयोग करोगे, भाषा की दूरी को कितना दिन तक उपयोग करोगे, कितना भ्रमित करोगे। चूँकि एलन मस्क सुनते हैं कि संचार माध्यम में क्या किया है, कुछ की समझौता ही कर रहा है, और अब यहाँ के जो जियो वो हैं उन पर बेचारे पर संकट आ गया है कि 6 महीना में इनका दिवाला निकलने वाला है। उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी कर रहा है। तो अमेरिकी जो जितने भी उत्पाद हैं और यहाँ के जो उत्पाद हैं उनका कबाड़ा निकलने वाला है। इसको है कि कैसू मालिक खुश रहे, मालिक खुश करने में हम लोगों को सबको रेहन रख दिया है, रखने जा रहा है। तो तुम होशियार हो यार, लेकिन जब हम भूखे मरेंगे, हमको पीने के लिए पानी नहीं, हमारे बच्चे पढ़ करके बेरोजगार होंगे, उसका भी इलाज हो रहा है। कि आपको पहले दिन भी कहे थे कि नौकरी दो, क्या पलायन रोको, नौकरी दो। ये दूसरा टटके वो बनाता है, एगो समस्या पैदा करता है, दूसरा उस समस्या का ऊपरे जो आपको हम कह रहे हैं कि अलग जो है सो पटरी बिछाइए, संवैधानिक पटरी को वो सब कवार दिया है। अब फिर से एक बार संवैधानिक राजनीति की पटरी के जीर्णोद्धार कीजिए, न तो ये सब नारा में फंसाते और उलझाते रहेगा। और इससे उलझने के लिए इसके विमर्श को, जो बातचीत का है, जैसे विमर्श में जब हम कहते हैं तब यह हम कह रहे हैं कि हम लोगों को यह भी बात करनी चाहिए कि भाई जी, क्या इसी व्यवस्था में इस सब शिक्षा की व्यवस्था जो ख़त्म हो गई है, ये ठीक हो जा सकता है? कौन करेगा? ये तो लगता नहीं है, क्योंकि भाई चांसलर चोर हो गया, प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है, बच्चा सब उदंड हो गया, अभिभावकों नहीं पढ़ाना चाहता है। ये सब सवाल अपने से कर रहा है, अभी कौन ठीक करेगा? ये हम नहीं चर्चा करते हैं। आप भी नहीं सवाल कीजिएगा, न किए हैं। भाई ये अस्पताल सब ठीक कैसे हो जाएगा ना? अब संभव नहीं है। जिसको जो ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब तो यही होने वाला है। ये विमर्श हम बदलाव कि वह जब कि पीएमसीएच 5000 बेड का बनेगा, छोड़ो ना, पीएमसीएच बड़ा अस्पताल है, उसके इमरजेंसी में अभी कोई एकमात्र इस राज्य में एक अस्पताल है जहाँ की इमरजेंसी में जाने के बाद सामान्य आदमी तो डर जाता है। वही है जी जो बेचारा नहीं कहता है कि कहाँ रखे, उसके पास बेडो नहीं है। रोगी को, इमरजेंसी का जो रोगी रहता है उसको सुतावे के जगह नहीं रहता है, तैयो वो भर्ती कर लेता है रतवा में। लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। 5000 के खुलने वाला है, वो देखे हैं, और वो मीडिया वाला प्रचारित भी कर रहा है। ये जो वो विमर्श कर रहा है, वो बातचीत का मुद्दा जो बनाना चाहता है और बनाना है, हमको अपना जनता के हित का मुद्दा बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, सम्मान, गरिमा, न्याय के हमारे अपने मुद्दे, जनता की मुद्दे को जब नहीं बनावेंगे तब तक ये आप सवाल पूछिएगा, और उसी में ये सब राजनीतिक हरास के जो कुपरिणाम हैं, जब होइए गया तो रोज़ ऐसी घटनाएं न घटेगी।
और रोज़ अभी आप हमसे बतिया रहे हैं, उधर आप जाइएगा तब तक फिर कहीं कोई घटना, कोई लूट खसोट, बलात्कार, आगजनी, कोई माने भाषा के सवाल पर मारपीट, माने क्षेत्रीय बंटवारे के नाम पर कोई सामाजिक राजनीतिक माने समीकरण, ये सब कुछ होते रहेगा। फिर हमसे पूछिएगा, फिर हम वही बात दोहरावेंगे। तो यह हमको लगता है कि थोड़ा जो बातचीत है, विमर्श है, उसको हम हालांकि बढ़ रहे हैं। यह नहीं है कि जब हम कह रहे हैं आपको कि श्यामल जी आप हैं जो इतने धैर्य, हम आपको क्या कहें, धन्यवाद दे रहे हैं बीच में भी कि आप कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ आए हैं। यह ऐतिहासिक काम आपने किया है। यह हम नहीं उसको संकलित करके उसका डॉक्यूमेंटेशन लोगों के बीच प्रस्तुत करें, आप नहीं करें, लेकिन अगर गूगल और इंटरनेट है तो वह एक संकलित जो हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट होगा कि जब चीज़ें इस तरह से पूरा राजनीतिक दल फिर कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट सब उसी में फसल है, चुनाव जीतने हारने में, सीट बंटवारा में, और आप उसमें मौलिक बात संविधान के, लोकतंत्र के आप कर रहे हैं और वह कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सब नए अरे पहले तो हो ही गया था, तो फिर हो गया, तमिलनाडु में शुरू हो गया। वो सुन रहे हैं कि एक दिन 22 को मीटिंग बुलाया है, फिर 25 को मीटिंग बुलाया है, पूरा उत्तर वर्सेस जो है सो उत्तर वर्सेस दक्षिण, और नॉर्थ ईस्ट अलग है। हो ये मणिपुर का देखिए रहे हैं। हमको तो लगता है कि 3 गो भारतें बन जाएगा क्या भाई, अगर रचनात्मक ढंग से नहीं सोचा गया तो। दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत, ये 3 भारत की स्थिति बन जा सकती है। और इस सवाल को लेकर के हमको लगता है कि भाई राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए कि इसको तुरंत रोको, इस तरह की चीज़ों को, और सारे देश के लोग बैठ कर के, चाहे वो भाषा के सवाल हो, विकास के सवाल हो, शिक्षा के सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सब लोग बैठ कर के जो सोचे थे, जो काम शुरू हुआ था, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी सही रूप में सभी जगह नहीं पहुंचा था। झारखंड में आदिवासियों के बीच में नहीं पहुंचा था। नॉर्थ ईस्ट में हम गए हैं, देखे हैं कि नई चीज़ें, तब वहाँ कहता था कि अच्छा नागालैंड के अंदर गांव में जब गए तो हमको कहा गया अच्छा वो आप भारत से आए हैं। नागालैंड हमारा राज्य है, हम उसके गांव में गए हैं और हमको अच्छा भारत से आए हैं। उस लोग जमा हो गया नागा सब कि भारत से आए हैं, भारत से आए हैं। हम लगा कि भारत में नहीं है। अब झारखंड में, जब झारखंड नहीं बना था तब हम सिमडेगा से आगे जंगल में जब गए तो वहाँ हमको कहा बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं। मैंने वो अपने को बिहारी नहीं कह रहा था। झारखंड तो बाद में बना, जब झारखंड बिहार एक ही था, वो भी बिहारी था। नहीं, 2000 के पहले। हाँ, हम जब सिमडेगा से आगे जंगल में गए बहुत अंदर, तो हमको कहा बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं। हमको लगा कि से झारखंड में जब गए थे वो आदिवासी के बीच में, तो हमको बिहारी कहा। बिहारी को बिहारी कह रहा है, भारतीय को बाबा कह रहा है। तो ये सब भी राजनीतिक ह्रास के परिणाम हैं। और इन बातों को हमको लगता है कि आप लोगों को महत्व देना चाहिए, विमर्श का मुद्दा बनाना चाहिए कि ये सब चीज़ें श्यामल जी के कारण और अक्षय के कारण नहीं हुआ है। ये जो राजनीति करता है, संसदीय राजनीति, ये इसके जो रवैये हैं अलोकतांत्रिक, असामाजिक, इसके कुपरिणाम है। अभी आपने जवाब के दरमियान कहा कि जाति जो है वो रोटी और बेटी के लिए बना था, या कार्यों के आधार पर वर्ण की व्यवस्था थी, वही वर्ण बाद में जाति, वो जो कार्य थे वही कार्य जो है बाद में जाति हो गया। लोहा का काम करने वाले लोग को लोहार कह दिया गया, सोना के काम करने वाले को सोनार कह दिया गया। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, बेटी और रोटी दोनों में जातीय व्यवस्था जो है वो समाप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत हद तक उस जाति का जो दीवार था वो समाप्त हुआ है।
अगर दो सहकर्मी एक ही किसी कार्यालय में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, दो जाति के हैं, उनके घर में अगर शादी विवाह है तो एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं, दोनों जाकर के उनके एक दूसरे के यहाँ रोटी खा रहे हैं। यहाँ जाति की व्यवस्था तो दीवार बंद नहीं है। उसी तरह से शादी के दरमियान जिसको बेटी के नाम पर कि भाई रोटी और बेटी देने के नाम पर भी जातीय बंधन जो हैं वो कुछ हद तक टूटे हैं। अभी आप देख लीजिए बिहार के एक जाने माने नेता, उनकी बेटी मीरा कुमार, वो बाईकास्ट कुछ थी, शादी कहीं और कर ली। अभी आप देख लीजिए एक और इधर निकट के जाने माने नेता, अभिनेता दोनों थे, उनकी बेटी शादी कर ली गैर धर्म में। वो खुद कायस्थ थे, शादी किसी और जगह कर लिए। उसी तरह से बिहार के पूर्व वित्त मंत्री एक ये राजद और कांग्रेस ये राजद और जदयू गठबंधन में वित्त मंत्री थे, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उनकी पत्नी हिंदू है। बिहार के एक पूर्व सांसद जो भागलपुर के रहने वाले शहनवाज हुसैन, उनकी पत्नी को देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी। इस तरह से हिंदुओं में भी कई ऐसे लोग हैं। अभी एक जाने माने हस्ती एंकर, टीवी एंकर जो है, अच्छा न्यूज़ पढ़ती थी, अच्छा एंकर कर थी, वो तलाक पर और बहुत से ऐसे मुद्दे पर वो लाइव आकर के बातें करती थी। कई साल से शादी में थी अग्रवाल परिवार के साथ, वो शादी कल परसों में टूट गई। तो कहने का मतलब है कि वह बेटी का भी जो बंधन था जाति के नाम पर और रोटी का, वो भी समाप्त हुआ है। लेकिन अब केवल यह जातीय व्यवस्था राजनीति में खूंटा गाड़े हुए है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो श्यामल जी हमारी बात को बहुत आप हल्का भी कर दिए और सहज और साफ भी किए और सहज भी किए। हम जब पहले कह रहे थे कि लोग को लगता है कि से अब ये संभव नहीं है बदलाव का मतलब जो रचनात्मक हम कह रहे थे, निर्माण, नया समाज के निर्माण, अब जो जितने भी आप उदाहरण दिए, वह उदाहरण से यह साबित होता है कि अब समाज पुराने जो बंधन हैं, जो तौर तरीके हैं, उससे निकलकर अब नया समाज बनाना चाहता है। यही पीड़ा है, अभी जो प्रसव पीड़ा है कि गर्भ तो धारण कर लिया, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अंदर इसके चाहे अनचाहे अब यह स्थिति बन गई है कि पुराने जितने भी जो संस्कार के बंधन हैं वह अब नहीं चलेगा। वह अगर चलेगा भी तो उस रूप में नहीं चलेगा, वह ढीला साला चल रहा है। और इसके कारण वो चीज़ें आप बता रहे हैं। अब दिक्कत वही हो रही है कि कोई आपके तरह जो नए रास्ते हैं, संभावनाएं हैं, उस बातचीत को शुरू नहीं कर पा रहा है। हम इसी बात को कह रहे थे और यही कह रहे हैं कि संभव है, आज भी संभव है कि पहले जो अरेंज मैरिज होते हैं, आज उसमें भी आप जा कर के आप जिला जो फैमिली कोर्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर समानांतर एक फैमिली कोर्ट है, वहाँ आप जा कर के देखिए और वहाँ के स्टाफ से आप पूछिए या लोगों के से पूछिए, वकीलों से पूछिए कि 5 साल पहले कितनी संख्या होती थी फैमिली कोर्ट में, कितने केस आते थे, आज कितने आ रहे हैं। हर 5 साल के बाद आप देखिएगा और उसमें फिर आप देखिए कि उसमें हिंदू कितना है और मुसलमान कितना है। तो अरेंज मैरिज जो हो रहे हैं उसमें भी डाइवोर्स की परंपराएं और प्रक्रियाएं बड़े स्तर पर शुरू हुई है। और जो जो अपने सहमति से जो लोग शादी कर रहे हैं, अंतर जातीय, अंतर धार्मिक जो स्तर पर कर रहे हैं, उसमें भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें बड़े स्तर पर दोनों में लोग एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण जीवन भी जी रहे हैं। अब हम इसकी चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि अब एक नए समाज के लिए रचनात्मक सोच जब हम कह रहे हैं
तब कह रहे हैं कि अब जब हम बंधते हैं, अंतर जातीय अंतर धार्मिक जब बढ़ते हैं, और जब हमारा परिवार जब हम रहने लगते हैं, तब उनके दो जो संस्कृति हैं उसके मिलने में सहजता के साथ जो सहमति बनती है, हम उसको और कितना अस्थायी बनाते हैं, उसको कितना तार्किक बनाते हैं। ये सब बात भी आपको साथ साथ जिस तरह से शुरू करनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी किसी में आप देखते हैं कि तनाव होता है और चीज़ें टूटती हैं, खंडित होती हैं। लेकिन यह साबित करता है कि अगर यह थोड़ी सी तब्दीली इसमें रचनात्मक हम रूप देंगे तो वह ज़्यादा खुशहाल और उसमें कोई तनाव रहित जीवन शुरू हो सकता है। तो एक तो हमको यह लगता रहा है कि आपके जो सवाल हैं उन सवालों से हमको इस रूप में देखना चाहिए कि यह अभी की चुनौती है। जो चीज़ें बदल रही हैं, अब नया समाज के निर्माण की जो स्थिति पैदा हुई है, हम उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। हम जब सोचते भी हैं तो पुराने स्थिति में बनाए रखने के लिए ही हम चिंता करते हैं, चाहे कानूनी स्तर पर करें, सामाजिक स्तर पर करें, शैक्षणिक स्तर पर करें। हमको सभी स्तरों पर हमको बदलाव की जो संभावनाएं हैं, अब रुकेगा नहीं समाज। चूँकि इसीलिए लोगों ने, दार्शनिकों ने भी कहा है कि यह हमेशा गतिशील होता है। जब समाज और इसके जो लोग हैं, बनाने वाले मनुष्य, यह गतिशील है, यह हमेशा नई बात सोचता और समझता है, रोज़ नया काम अपने जीवन में ही। आपके पिताजी जिस तरह से रहते थे, काम करते थे, आप नहीं, आपके बच्चे नहीं। तो यह जो बदलाव हो रहा है, इसमें रचनात्मकता, जब हम बात नहीं बच्चों से करते हैं तब कहते हैं कि डेहंडल हो गया, ये बातें नहीं मानता है। हम अपनी जो कमी है कि हम अपने बच्चों के साथ कितना बातचीत करते हैं, अगर और बातचीत भी करते हैं तो उसके जीवन से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, उसके जीवन यापन में हम सहयोगी की भूमिका में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर हम जो गार्जियन, प्राय आप देखते हैं कि कुछ गार्जियन तो अगर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा, उसका कपड़ा पर खर्च करेगा, तो वो एहसान जताना चाहता है कि हमने तुम पर इतना खर्च है तुम्हारा। यह सारे जो सोच और समझ हैं, यह सब इंगित करता है कि इसमें अब बदलो इसको। और पहले भी आप फिर आप बताइएगा कि पहले तो लोग कहते थे कि जैसे ही बेटा वयस्क हो गया तो वो दोस्त समान हो गया। तो ये बात हम बोलते भी हैं। पुराने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक भी ग्रंथ हैं, या सामाजिक जो संस्कार से जो जुड़े हुए तथ्य हैं, उनमें ये सारे प्रावधान हैं। हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं। इसलिए नहीं करते हैं कि जो सोच और हमारी समझ है, इसमें भटकाव, राजनीतिक जो ह्रास हुआ है, उसके कारण जो हमारे समझ में, हमारे जीवन शैली में जो भटकाव हो रहे हैं, वह भी तनाव का कारण है और वह रोकता है। हमको लगता है कि इसलिए नया समाज के निर्माण और उसके क्या स्वरूप होंगे। जब हम नया समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, तब हमको ये डर लग रहा है कि आप फिर कहिएगा, अच्छा तब अब जा तो तुम नहीं मानते हैं। अरे हमारे मानने नहीं मानने से थोड़ी अब कुछ होना है। आप धर्म उर्म नहीं मानते हैं, हमारे मानने से हम कह देंगे अभी तो सब लोग हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान हिंदू हो जाएगा, क्रिश्चियन माने मुसलमान हो जाएगा। वह तो एक व्यवस्था है ना, और उस व्यवस्था में सारे हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, सिख में जब आप देखेंगे तो उनके भी रीति रिवाज हैं, उनके अंदर भी बदलाव, केवल हिंदू में ही नहीं, केवल इस्लामिक में ही नहीं, केवल सिख में ही नहीं, सबों के अंदर जो बड़ी व्यवस्था है सामाजिक आर्थिक, उसमें जो बदल रहा है, उसके कारण हिंदुओं में जिस समय बदलाव हो रहा है, उसी क्षण मुस्लिमों के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं, ईसाई भी बदल रहे हैं, सिख भी बदल रहे हैं। तो सबों में जो बदलाव हो रहा है, सबों को, लोगों को हम कह रहे हैं। और ये चीज़ें जो डायनेमिक्स, जो गत्यात्मकता इधर से उधर
जो संबंधों में हो रहा है, साथे बैठने, पढ़ने, खेलने, कूदने में जो चीज़ें हो रही हैं, हो रहा है, इसमें एक शब्द हम बराबर बोलते और लिखते हैं, जैविकीय, ऑर्गेनिक अंग्रेजी में उसको कहते हैं। क्योंकि मनुष्य है ना, तो मनुष्य में जैविकीय समानता होती है, ऑर्गेनिक। खूनवा जो आप हिंदू का है वही ईसाई का भी है, वही सिख का भी है, वही क्रिश्चियन का भी है, कि खून का जो कंपोजिशन है, संरचना है, उसके ग्रुप्स हैं, वो बदल जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो समानता है, हम ऑर्गेनिक समानता को तार्किक आधार कैसे दें, वही रचना का होगा। स्कूल बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बच्चे पढ़ेंगे। जितने जाति के लोग रहते हैं सबके बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कैसा बेहतर स्कूल हो, बेहतर अस्पताल हो। हम ये ऑर्गेनिक समानता की बात कर रहे हैं। हिंदू में है तो दलित हों, पिछड़ा हों, सवर्ण हों, सारे लोग के अंदर जो समानता होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक समानता है प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, मनुष्य हैं, तो समानता के ऑर्गेनिक अवयव विद्यमान है। यह जो बाहर से असमानता के, सामाजिक विषमता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता जो पैदा हुआ है, इसका रिजोल्यूशन, इसका समाधान रचनात्मक हम कैसे करें, हमको लगता है कि इस पर थोड़ी बातचीत भी हमको करनी चाहिए, और तभी वो विमर्श का विषय बनेगा, आधार बदलेगा। हमारी यही समझ है। हम लोगों ने लगातार राजनीतिक ह्रास के ऊपर चर्चा की। राजनीतिक ह्रास का एक वजह, राजनीतिक ह्रास के जो परिणाम हैं, उस परिणाम से मुझे यह भी समझ में आता है कि इससे विदेशी जो संबंध होते हैं वह भी बनते और बिगड़ते हैं। तो आज का यह जो कड़ी है, राजनीतिक ह्रास के कारण और परिणाम के 9वें कड़ी हैं, और इस कड़ी को हम और इस चर्चा को आज यहीं समापन करने का काम करेंगे। आगे हम राजनीति पर शिक्षा और जाति का क्या प्रभाव है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए फिर पैनल तैयार करेंगे। और सर, आपने लगातार हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना जो कीमती समय दिया, उसके लिए हम अपने साथियों के साथ सहृदय से आपका आभार और साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, अपने लेखन का काम, पठन पाठन का काम को छोड़ करके भी समय दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सबको भी इस महत्वपूर्ण काम के लिए हम अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से आपको और आपके साथियों और पूरी टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप एक रचनात्मक काम शुरू किए हैं। इसका असर आज नहीं हो, कल हो, यह होगा, इस विश्वास के साथ फिर एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद करते हैं। सत्य अमला के दर्शकों से एक बार फिर से आग्रह है कि आप हमसे जुड़ने के बाद हमारे मुद्दों को देखें, समझें, और इन मुद्दों में अगर कुछ और मुद्दों को जोड़ना हो, उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपके मुद्दों को अपने विशेषज्ञों तक पहुंचा करके उनके सोच को और उनसे जवाब लेकर के आप तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही आप हमारे वीडियोज़ को शुरू से देखना शुरू करते हैं तो देख करके उसे 2 मिनट 4 मिनट में समाप्त न करें, उसको पूरा देखें, जिससे आपको हमारे मुद्दों को समझ में आए कि यह मुद्दा आम जन के लिए है, जनहित में उठाया गया मुद्दा है। साथ ही वैसे दर्शकों से भी आग्रह है जो चैनल को देख रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वह लाइक सब्सक्राइब करें।
साथ ही शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।